आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। लाल सागर में जहाज के पास हुए कई धमाके, हुथीज ने अभी तक नहीं ली जिम्मेदारी। इजरायली पीएम ऑफिस का बयान, नेतन्याहू को फंसाने के लिए डाला जा रहा प्रेशर। इजरायली आर्मी ने 14 से ज्यादा लेबनानी गांवों को खाली करने का दिया फरमान। इजराइल को मजा चखाने के लिए ईरान सीरिया बढ़ाएंगे कॉपरेशन। गजा पर रोज गोला बारूद बरसाने वाली आईडीएफ का शर्मनाक कबूलनामा, कहा मदद और खाना बरसाने का हमारे पास नहीं है कोई ठोस प्लान। मोरक्को में अमेरिकी जहाज की डॉकिंग के खिलाफ गुस्सा, लोगों ने कहा हथियार लेकर इजराइल जा रहा है जहाज, हमारी हुकूमत है बेशर्म। और रवानगी से पहले अमेरिकी कांग्रेस में सदर जो बाइडेन फिर करेंगे अपील, यूक्रेन को फिर से बड़ी मदद भेजने का है इरादा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज 12 नवंबर 2024 है। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन, दुनिया भर की खबरें, लेकिन 10 बजे के कुछ देर बाद कुछ वजहें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। यूनाइटेड किंगडम्स मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO, समंदर में जितने जहाज चलते हैं, कहाँ हैं, कौन है, नेविगेशन उनका देखना, क्या हुआ है उनके साथ, ये सब UKMTO देखता है। इसने ये बताया है आज 12 नवंबर को कि यमन के हुदैदा के से 70 समुद्री मील दूर साउथ वेस्ट में एक जहाज के क्रू मेंबर्स ने अपने आसपास कई धमाकों की इत्तला दी है। ये आज मंगल में हुआ है। अल अरेबिया के मुताबिक अथॉरिटीज ने बताया कि यमन के हौथीज के एक हमले में मंगल को ट्यूसडे को लाल सागर से गुजर रहे एक जहाज के पास कई धमाके हुए। हालांकि जहाज को इन धमाकों से, इन ब्लास्ट से कोई नुकसान नहीं हुआ। हौथीज ने फिलहाल इस हमले का दावा नहीं किया है, जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि हम सभी जानते हैं हौथीज को अपने किसी भी हमले को कबूल करने में कई घंटे लग जाते हैं। देखिए या सारी आकर क्या बताते हैं। क्या वो बताएंगे कि डायरेक्ट हिट हुआ है, देखिए ये भाड़ हमने किए हैं, तस्वीरें पेश करेंगे, क्या करेंगे अभी पता नहीं है। अक्टूबर 2023 में गजा में जंग शुरू होने के बाद से हौथीज ने मिसाइल्स और ड्रोन से 90 से ज़्यादा कॉमर्शियल जहाज़ों को अपना निशाना बनाया। अपने ऑपरेशंस में अब तक उन्होंने एक जहाज़ को कब्जाया है और 2 जहाज़ों को डुबोया है। बताया गया है कि इसमें 4 क्रू मेंबर्स भी मारे गए थे। बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर लेते हैं, जिनके दफ्तर में, पीएम ऑफिस में, PMO में बड़ी हलचल मची हुई है। वहाँ जासूसी हो रही थी, वहाँ से करप्शन चल रहा था और एक्सटॉर्शन हो रहा था, लोगों से धमका कर पैसा मांगा जा रहा था। ये सब की जांच चल रही है। इसी दरमियान योव गैलेंट भी गए, लेकिन योव गैलेंट के अलावा एक और जो चर्चा में नाम रहा वो बेंजामिन नेतन्याहू का स्पोक्स पर्सन था, जो इस केस में पकड़ा गया था। अभी ये बताया जा रहा है, पीएम ऑफिस ऑफ इजराइल ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ब्लैकमेल किया जा रहा है और जो इस मामले में आरोपी हैं, सस्पेक्ट्स हैं, मुलजिम हैं, वो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं PMO से, उस डॉक्यूमेंट स्कैंडल का खौफ दिखाकर बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर डाला जा रहा है। किस चीज़ के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, मैंने पूरी रिपोर्ट द टाइम्स ऑफ इजराइल की पढ़ ली, नहीं पता चला मुझे। लेकिन इसमें यह पता चला कि वो जो उनका स्पोक्स पर्सन था वो पूरे मामले में शामिल रहा। ये उसकी तस्वीर है। ये थोड़ा सा हमारे यहाँ वालों की तरह लग रहा है जो चश्मा नहीं पहनते, लेकिन वो ऐसे ही हैं। तो ये चश्मा लगाए हुए बड़ा क्यूट लग रहा है। एली फेल्डस्टीन इसका नाम है, स्पोक्स पर्सन था ये नेतन्याहू का। बताया गया है कि बड़े काट छाट करके कुछ बहुत ही मतलब सीक्रेट वाले दस्तावेज़ों को निकाला गया कुछ लोगों ने पीएम ऑफिस में और इस बंदे के हवाले कर दिया, और फिर इसके ज़रिए से वो वेस्टर्न मीडिया के पास पहुंच गए, या वेस्टर्न जो लोग वहां चाहते थे उनके पास पहुंच गए। नेतन्याहू को वेस्ट में कौन ब्लैकमेल करेगा? कर भी सकता है। एक वक्त तक ही तो कोई कुर्सी पर अच्छा लगता है, कुर्सी पर लोग बदलते रहते हैं, कुर्सी वही रहती है। खैर देखिए क्या निकलता है। बड़ी हलचल है, बड़ा घबराए हुए नेतन्याहू, कुछ ना कुछ आ रहा है। कल उनके हमने बताया था, उनके जो वली अहद हैं यायर नेतन्याहू, उनके बेटे, उन्होंने भी ये कहा था कि अब्बा हुजूर को जो है फंसाने की कोशिश हो रही है, वो शिनबेद वाले फंसा रहे हैं। शिनबेद वाले ना हमारे अब्बा की कुर्सी हिलाना चाह रहे हैं। आज ये और ख़बर आई, इजराइल के जो स्पोक्स पर्सन हैं इजरायली आर्मी के, अविचे अदारी, इन्होंने एक अर्जेंट इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किया है। अर्जेंट, इमरजेंसी वाला।
اور کم سے کم 14 سے 15 گاؤں ہیں لیبنان کے ساؤتھ حصے میں آنے والے، انہیں خالی کرنے کے آرڈر دیے ہیں۔ کہا ہے کہ حزب اللہ کے لڑاکوں کی یہاں پر ایکٹیویٹیز ہمارے لیے خطرناک ہیں، ہم اس علاقے کو مسمار کرنے جا رہے ہیں، جسے اپنی جان بچانی ہے بھاگ جائے، پھر مت کہنا کہ ہم نے وارننگ نہیں دی تھی۔ آپ نام سن لیجئے، یہ سارے وہ لیبنان کے ساؤتھ لیبنان کے گاؤں ہیں۔ چکرا نام ہے، ہولا ہے، مجدال سلم ہے، تیلوسے ہے، میس الجبل ہے، سوانے ہے، کبریکھا، یہمور، آنون، بلیدہ، محبیب، براچت، فرون اور گندوریا۔ اتنے گاؤں جو میں نے آپ کو سنا دیے، یہ میری گنتی میں 14 تھے، ان کے علاوہ بھی اور ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج لگاتار اس طریقے کے ایویکویشن آرڈر نکالتی ہے، بہت کم وقت دیتی ہے، کہتی کہ بس چلے جاؤ، ورنہ اتنے منٹ میں آ رہے ہیں ہم۔ تو یہ وہاں سے لوگ بڑی تعداد میں مائیگریٹ ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ سیریا کی طرف جا رہے ہیں۔ میں کچھ سیریز بھی آج کل رات میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ سیریا سے لیبنان اور لیبنان سے سیریا لوگوں کا بڑا آنا جانا ہے، خاص طور سے سیریا سے لیبنان آتے تھے، اب لیبنان اتنا انسیف ہو گیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید سیریا ہی چلو۔ بڑا مسئلہ ہے وہاں پر، دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ حزب اللہ کے آج ڈرون حملے ہوئے، بڑے حملے ہوئے، اور ابھی تک گنے نہیں ہیں ہرزی حلیوی نے یا بنجامن نتنیاہو نے انگلی رکھے کہ کتنے ہیں، وہ ورنہ تعداد بتا دیتے۔ یہ کہا گیا ہے ایک خبر کو بڑھا کرنے کے لیے کہ حزب اللہ کے ڈرون نے کنڈر گارٹن کو حیفا کے قریب ہٹ کیا ہے، جو بچوں کے اسکول ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کے، انہیں ہٹ کیا ہے، جہاں بچوں کو اٹھنے بیٹھنے بولنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس اسکول کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اسکول کو ہٹ کیا ہے۔ یہ شکر رہا لکھا ہے کہ کوئی بچہ زخمی نہیں ہوا، انہیں ہٹ ہونے سے پہلے ہی بام شیلٹر میں لے جایا گیا تھا، جس شیلٹر بنا ہوتا ہے نا، جس میں لے جایا گیا نیچے، اور سب بچ گئے۔ اب اس سے کیا مطلب ایک امیج گڑنے کی کوشش ہے؟ امیج یہ ہے کہ حزب اللہ بچوں کے اسکولز پر حملہ کر رہا ہے، اس سے یہ ایک امیج بنے گی۔ اب حزب اللہ کے کنٹرول والے علاقوں میں تو بچے مارے جا رہے ہیں، ٹکڑوں میں مل رہے ہیں۔ کل جبالیہ میں، غزہ میں کیا ہوا؟ ٹکڑوں میں ملے، کسی کا بچہ کسی کے ٹینٹ کے اوپر پڑا ہوا تھا، ذرا سا حصہ۔ اس خبر کو کیسے لکھیں گے اسرائیل والے؟ ویسٹ اس خبر کو رو سکتا ہے، اور اس خبر کو نہیں۔ اسرائیلی میسیکرز ان غزہ کنٹینیو امیڈ اپیلز فار بلڈ ڈونیشنز۔ ہم نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ غزہ میں بلڈ ڈونیشنز کی اپیل ہو رہی ہے، کہ بلڈ بینک خالی ہو چکا ہے، اسپتال تو ویسے بھی مٹیا میٹ ہو چکے ہیں، لوگوں کو ٹرانسفیوز کرنے کے لیے بلڈ چاہیے ہے، لوگ بڑی تعداد میں زخمی ہیں، اور جب وہ زخمی ہوتے ہیں تو ایسا ان کا حال ہوتا ہے کہ بڑا خون کا جو ان کا ایک خون کی جو کہتے ہیں نا زیادہ تر بہہ جاتا ہے، تو انہیں خون کی ضرورت پڑتی، وہ ہے نہیں۔ اس بیچ غزہ میں قتل و عام ہو رہا ہے، اسرائیلی میں سے کیئرس ان غزہ، اتنا حملے نہیں رک رہے ہیں، زخم نہیں بھر رہے ہیں، اور نئے زخم لوگوں کو مل جا رہے ہیں۔ 403واں دن تھا، 403واں اسرائیل کے حملے شروع ہوئے غزہ میں، اور سب سے برا حال تو نارتھ غزہ میں۔ میں نے تو خبریں پڑھی، ایک ایک گھر میں 15 لوگ مارے گئے۔ ایران اور سیریا اپنے کوارڈینیشن ایفرٹس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ڈیولپ کر رہے ہیں اور اسٹرینتھ دے رہے ہیں اسے، کیونکہ اب انہیں کنفرنٹ کرنا ہے اسرائیل کو۔ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایران اور سیریا اپنے تعلقات کو اور زیادہ وسیع کرنے کے لیے مذاکرات شروع کر چکے ہیں، ایسا سمجھیں آپ۔ اور اس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ اب حملے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح سے جواب دینا ہوگا، کیونکہ سیریا میں لگاتار امریکن اور اسرائیلی ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، جس میں سویلینز کی بھی جان جا رہی ہے اور ان لڑاکوں کی بھی جا رہی ہے جن کو ایران سے سپورٹ حاصل ہے۔ ایسی خبروں کو ہمارے انڈین اخبار یا ویب سائٹ یا نیوز چینل کیسے لکھتے ہیں؟ امریکہ نے سیریا میں ایران کے 2 ٹھکانوں پر کیا ایئر اسٹرائک۔ ایران کے 2 ٹھکانوں پر سیریا میں کیا ایئر اسٹرائک، آتنکیوں کو بنایا نشانہ۔ اب اگر ایران کے وہ ٹھکانے تھے تو آپ سیدھا بولیے ایرانی آتنکوادی ہیں، آپ یہ نہیں بولیں گے۔ ہماری گورنمنٹ کے، ہمارے ملک کے ان سے تعلقات ہیں، سفارتی بھی تجارتی بھی، آپ نہیں بولیں گے، لیکن یہاں بول دیں گے۔ سیٹلرز کو
यूरोप में भी बहुत से सेटलर्स ग्रुप को जो है इस किस्म के, उन्हें आतंकवादी या मिलिटेंट बोल दिया जाता है। हमारा मीडिया नहीं बोलता। इजराइल तो सनम है, मोहब्बत है जी इनकी। रिफत भी जो को बताया था ना काजोल ने, अधूरा प्यार वो है ये ऐसे नहीं बोलेंगे। खैर बढ़िया। Israel's defense ministry says it has no plan for northern Gaza aid delivery। सोचिए, गोला बारूद रोज बरसाते हैं, पूरा प्लान है जी। कहाँ गोले गिराने, कहाँ गोली गिरानी है, कहाँ मिसाइल टपकानी है, कहाँ बच्चों और बूढ़ों की गैदरिंग है, सब पता है। लेकिन इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री को, जो अब इजराइल कार्ड्स के पास है, उसे यह नहीं पता है कि गजा में रोटी कैसे पहुंचानी है, गजा में दवा और एड कैसे पहुंचानी। इजराइल हैज नो प्लान फॉर नॉर्दर्न गजा एड डिलीवरी। नहीं पता है इन्हें। टैंक कहां ले जाना है, बुलडोजर कहां ले जाना है, आर्मर व्हीकल कहां ले जाना है, किस घर को उड़ाना है, वीडियो बनाना है, औरतों के कपड़े पहनना है, डायपर बांधना है, सब पता है। ये नहीं पता है कि एड कैसे पहुंचेगी। मोरक्को के लोग, वो मर्द मुजाहिद, वो आम आवाम सड़कों पर निकल आए, जिसे ये पता चला कि मोरक्को के एक बंदरगाह पर एक जहाज़ रुका है जो अमेरिका का है, और उन्हें ये ख़बर मिली कि इस जहाज़ में अमेरिका ने बहुत ढेर सारे हथियार भरकर भेजे हैं, कि इस जहाज़ के किसी भी कोने में गज़ा के लोगों के लिए रोटी नहीं है, हाँ गोली है। वो जहाज़ मोरक्को में डॉक हुआ। लोगों को पता चला कि इजराइल जा रहा है हथियार लेकर, कथित तौर पर हथियार लेकर, तो ये उमड़ पड़े और इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि हमें शर्म आती है, हम कहाँ जी रहे हैं, हमारे भाई, हमारे अरब मारे जा रहे हैं, पर आप हथियारों से भरे जहाज़ को डॉक करने दे रहे हैं। ये वही जहाज़ है जिसे स्पेन जैसे गैर मुस्लिम मुल्क ने डॉकिंग का जो है परमिट नहीं दिया कि आप हमारे बंदरगाह पर रुक नहीं सकते, लंगर नहीं डाल सकते। और उन्होंने, ये प्रोटेस्टर्स ने कहा, टैंगियर एक जगह है मोरक्को में, वहाँ ये जहाज़ डॉक हुआ है। वहाँ लोगों ने कहा कि वो हर कोई जो इजराइल के जहाज़ों को वेलकम करता है वो हमारे बीच से नहीं है, वो हम में से एक नहीं है, वो अलग है, हम उनसे अलग हैं, ये कहा गया। हालांकि जो कंपनी है जहाज़ की, मर्स्क, उसने, शिपिंग लाइन मर्स्क है, उसने ये कहा है, उसने डिनाई किया है कि हमारे कार्गो में किसी भी किस्म का कोई हथियार, एम्युनिशन नहीं है। देखिए, खबर दोनों तरफ की दिखानी पड़ेगी। जहाज़ कंपनी का क्या कहना है, तो बेहतर होगा कि वो, हालांकि अनप्रोफेशनल है, लेकिन फिर भी कंटेनर खोल दें और देख लें, ये प्रोटेस्ट बंद हो जाए। हालांकि ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है जिसके लिए कंटेनर खोलने पड़े। कुछ वीडियो हैं, देख लीजिए। देखिए, तुर्की के जो सदर हैं रेजब तैयब एर्दोगान बहुत बोलते हैं, लेकिन लोग समझते हैं। अब वहाँ मैनचेस्टर ब्रिटेन में क्या हो रहा है, लोगों के हाथों में तख्ती है, क्या लिखा है इस पर, तुर्की यू कांट हाइड, यू आर फ्यूलिंग जेनोसाइड। तुर्की, तुम छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते, तुम इस जेनोसाइड को जो गजा में अंजाम दिया जा रहा है, वो तुम उसको फ्यूल कर रहे हो, तुम उसको ताकत दे रहे हो, तुम उसमें ईंधन भर रहे हो, इसलिए तुम बच नहीं सकते एर्दोगान। ये लोगों ने नारे लगाए और इनके हाथ में कई तरह थे, स्टॉप आर्मिंग इजराइल, इजराइल को हथियार देना बंद करो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो पेट्रोल वगैरह है वो तुर्की से होकर इजराइल पहुंचता है, फ्यूल, और उसी से मिलिट्री गाड़ियां, टैंक चलते हैं, फाइटर जेट चलते हैं, ये बंद होना चाहिए। ये लोग कुछ ब्रिस्टल, यूके में भी और यूनाइटेड किंगडम में ब्रिस्टल में, वहाँ पर एल्बिट सिस्टम एक कंपनी है जिसमें ड्रोन और बाकी हथियार इजराइल के बनते हैं, इजराइल का भी इस कंपनी में पार्टनरशिप है। उसके बाहर ये लोग फिर से प्रोटेस्ट करने पहुँचे, तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इन्हें हटाने के लिए। ये फ़िलहाल वहाँ पर सब चल रहा है। अच्छा, जो बाइडेन अब जाने वाले हैं, उनका जो है वक्त विदाई आ चुका है, तो जो बाइडेन की हुकूमत ख़त्म हो उससे पहले ये कोशिश कर रहे हैं जो बाइडेन कि अपनी यूएस कांग्रेस को, अपनी पार्लियामेंट को मनाएं कि हमें कीव को, यूक्रेन को फिर से एक बड़ी मदद भेजनी होगी, एक मिलिट्री मदद भी, और उनको पैसा वैसा वगैरह देना होगा। यार ऐसे चलेगा नहीं, हम मझदार में नहीं छोड़ सकते हैं। और सिर्फ यूएस कांग्रेस को ही नहीं कन्विंस करना होगा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी वो कन्विंस करेंगे, क्योंकि अब वो सदर बनने जा रहे हैं। लिहाजा अभी उनके सामने, बाइडेन के सामने एक मुश्किल है। जो बाइडेन विल अपील फॉर कंटिन्यूड फंडिंग फॉर यूक्रेन्स वॉर एफर्ट अगेंस्ट रशिया। रशिया के ख़िलाफ़ जो वॉर एफर्ट हैं यूक्रेन के, उसके लिए फिर से फंड करने की अपील जो बाइडेन
کرنے جا رہے ہیں اور کریں گے، اور انہوں نے امید یہ بھی کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت سنبھالنے کے بعد وہ بھی یوکرین کی مدد جاری رکھیں، کیونکہ روس کو ہرانا ضروری ہے امریکہ کے نظریے سے۔ بہت بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے تھے دنیا بھر کی خبریں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔